अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक बार फिर वजीर आला पंजाब और वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें और तज्जिये सामने आ रहे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि आने वाले 6 महीने वजीर आला पंजाब के लिए अहम है और पंजाब में उस्मान बुज़दार के मुतबादिल पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि वजीर आला पंजाब को तब्दील किए जाने से मुतल्लिक इन तज्जियों ने पहली मरतबा सर नहीं उठाया। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही उस्मान बुज़दार को जल्द तब्दील कर देने से मुतल्लिक पेशगोइयाँ, कॉलम्स, खबरें और तज्जिये मीडिया पर आते रहे हैं और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उनकी तब्दीली से मुतल्लिक आवाज़ें उठती रही हैं, मगर हर बार वज़ीर आज़म इमरान खान इन आवाज़ों को खामोश करवा देते हैं। इसीलिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पर कायम है और तब्दीली की खबरें और तज्जिये हमेशा गलत साबित हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार को तब्दील किए जाने से मुतल्लिक तज्जिये गर्दिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए मुतबादिल नामों पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है। लेकिन इस बार भी वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन खबरों की तरदीद की है, जिसकी वजह से ये सवाल उठता है कि क्या ये सारी खबरें और अंदाजे इस बार भी गलत साबित होंगे या इस बार पंजाब में वाकई तब्दीली होने जा रही है। डॉन में आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक पंजाब में करप्शन और गवर्नेंस की वजह से तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप सूबा पंजाब के एग्जीक्यूटिव को तब्दील करने पर गौर कर रही है। खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के मुतबादिल नामों में अलीम खान, मियां असलम इकबाल, हाशिम जमा बख्श, मोहसिन लगारी और यावर बुखारी के नाम शामिल हैं। डॉन की खबर के मुताबिक इन अफवाहों को इसलिए भी ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातों में वज़ीर आला पंजाब के तब्दीली पर इमरान खान को आमादा करने की कोशिश करते रहे हैं। खबर में ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुतबादिल पर संजीदगी से जायज़ा लिया है और इस पर मज़ीद तहकीक करके उन्हें आगाह करने की हिदायत दी है। उस्मान बुज़दार को हटाने की खबरें फिर सामने आ रही हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को हटाने से मुतालिक खबरों और तज्जियों का ये सिलसिला नया नहीं है। उस्मान बुज़दार के इक़्तिदार में आने के कुछ अरसे बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। पंजाब में गवर्नेंस और कारकर्दगी ना होने की वजह से इमरान खान पर दबाव बढ़ता रहा और ये दबाव पार्टी के अंदर से भी आ रहा था। तहरीक इंसाफ में ये राय मौजूद है कि अगर आइंदा इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखानी है तो इसके लिए पंजाब में तब्दीली ज़रूरी है। पंजाब में बड़े से बड़ा मसला जन्म लिया है, बड़े से बड़ा सानिया हुआ है। पंजाब हुकूमत पर उस्मान बुज़दार पर तनकीद होती रही है, लेकिन उस्मान बुज़दार बचे रहे। जनवरी 2019 में सानिया साहिवाल के बाद ऑपोजिशन के अलावा हुक्मरान जमात के अपने रहनुमाओं ने उस्मान बुज़दार को तब्दील करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव डाला। इसके बाद अप्रैल में दोबारा उस्मान बुज़दार से मुतल्लिक अफवाहों ने सर उठाया। तज्जियाकारों का कहना था कि वफाकी काबीना में तब्दीली के बाद अब पंजाब में तब्दीली की बारी है, लेकिन दोनों मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार के दिफा में सामने आए और उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें और तज्जिये गलत साबित हुए। इसी तरह जनवरी 2020 में भी इस हवाले से खबरें गर्दिश करती रही कि हुक्मरान जमात के अंदर उस्मान बुज़दार को लेकर नाराज़गी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उस्मान बुज़दार अपने ओहदे पर फाइज रहे। चीनी कमीशन रिपोर्ट में उस्मान बुज़दार का नाम आया, जिसके बाद उस्मान बुज़दार के किरदार पर सवालात उठे। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान को 3 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करने का जवाब कमीशन को पेश करने में नाकाम रही। शुगर कमीशन के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब काबीना की मीटिंग से पहले 6 दिसंबर 2018 के इजलास में सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया था, यह असूली फैसला हो गया था। लेकिन जब कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब से इस फैसले का पूछा तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि उन्हें इस इजलास से मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं है, कुछ याद नहीं है। इसी तरह गंदम की जो रिपोर्ट आई उसमें भी उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पर सवालात उठाए गए थे। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब में सियासी भर्तियां की गई थी। सिर्फ 1 साल के दौरान 4 फूड सेक्रेटरीज और 4 फूड कंट्रोलर्स को तब्दील किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन तबादलों से गंदम खरीदारी में ताखीर हुई, जिसकी वजह से आटे की किल्लत हुई और आटे की कीमत में इजाफा देखा गया। इन सब के बावजूद उस्मान बुज़दार अपनी पोजीशन पर टिके हुए हैं। ऑपोजिशन हो या हुकूमती अरकान उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर सवालात उठाते रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा उस्मान बुज़दार का दिफा करते आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी तब तक उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। उस्मान बुज़दार एक सबसे पासमानदा इलाके से आते हैं पंजाब के।
उस्मान, जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर हैं। एक बार नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा उस्मान बुज़दार का दिफा करते रहे हैं। अब जब दोबारा ये तज्ज़िये हो रहे हैं, ये खबरें आ रही है कि उस्मान बुज़दार रुखसत हो सकते हैं, तो इस बार भी वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने उस्मान बुज़दार की रुखसती की तरदीद करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, उनके जाने की तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं और बदनीयती पर मबनी है। और आज वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान ने भी इस हवाले से कहा है कि वज़ीर आज़म को उस्मान बुज़दार पर 100% एतमाद है और उस्मान बुज़दार अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब इंशाअल्लाह 5 साल सूबा पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे और ना कहीं जा रहे हैं ना कहीं आ रहे हैं। मैं तो कम से कम 22 दफ़ा बता चुका हूँ और उसके अलावा तकरीबन 20 दफ़ा मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्कुल क्लियर आपके सामने रख रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का 100% एतमाद और इत्तफाक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर मौजूद है। पहले शिबली फराज साहब ने ट्वीट किया और तदरीद की इन खबरों की, फिर आज फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा कि 5 साल तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहेंगे। तो क्या जैसे माजी में ये अफवाहें चलती रही हैं या तज्ज़िये आते रहे हैं वो गलत साबित हुए, इस मरतबा भी ये गलत साबित होंगे, या इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहन बना लिया है कि पंजाब में तब्दीली ज़रूरी है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने। इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। माजी में भी ये खबरें आती रही हैं कि उस्मान बुज़दार साहब अगले 2 महीने में चले जाएंगे, अगले 6 महीने में चले जाएंगे, लेकिन चाहे उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवालात हो, चाहे शुगर कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वीट रिपोर्ट हो, वीट कमीशन की रिपोर्ट हो, वो तमाम चीज़ें उस्मान बुज़दार साहब ने देखी हैं। उसमें उनकी जो कारकर्दगी थी वो भी सामने आई है, लेकिन वो अपने ओहदे पर टिके रहे हैं, अपने ओहदे पर वो फाइज हैं अभी भी। अब जो वापस ये खबरें शुरू हुई हैं, क्या ये भी माजी की तरह गलत साबित हो जाएंगी, या इस दफ़ा इमरान खान साहब ने जहन बना लिया है कि अगर परफॉर्मेंस दिखानी है तो उस्मान बुज़दार की तब्दीली ज़रूरी है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, पहले तो सबसे पहले कौम को मुबारक हो कि इमरान खान साहब कह रहे थे, अभी आपने सुनवाया कि उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैह। दूसरी बात ये इमरान खान साहब फरमा रहे थे। उसके बाद अहमद फराज साहब के बेटे ट्वीट कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद शहजाद इकबाल मेरा भाई जो इतना टैलेंटेड साफ़ी है, वो उन्होंने 10 मिनट की तमीद उस्मान बुज़दार पे बांधी। उसके बाद इरशाद भट्टी अल्हम्दुलिल्लाह अब उस्मान बुज़दार पर बात करेगा। तो इस मुल्क की बदकिस्मती आप देख लें, इस हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती देख लें कि सरदार उस्मान बुज़दार पर खैर से हम सारे लगे हुए हैं और कोई बचा रहा है, कोई ले जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का ईमानदार, बहादुर और 3 माह दे दो तो सब तारीफ़ें करेंगे, और आज तो 22 माह हो गए हैं। असली तब्दीली का सिंबल वसीम अकरम प्लस, और उसके बाद यानी कमाल हो गया है। बात यह है कि ये 5वीं दफ़ा ये चल रही है बात। ये जो है पहली दफ़ा चली तो 5 दफ़ा संजीदगी से सोचा गया इन 23 महीनों में। एक मरतबा ये ऑप्शन भी था कि परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाए, ये ऑप्शन भी सोचा गया कि परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। वो चौधरी इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी जमात है, अपनी शनाख्त है, अपना सब कुछ है, हम कैसे कर सकते हैं तहरीक इंसाफ। क्योंकि मेरा ख्याल है और मेरा ये बिलीव है कि अगर पंजाब में कोई डिलीवर कर सकता है इस मौजूदा लॉट में जो पंजाब में बैठी है तो वो परवेज़ इलाही हैं, लेकिन वो नहीं आए, खैर वो हट गए। फिर उसके बाद उससे पहले आपको पता है जहांगीर तरीन आउट हो गए थे, उससे पहले शाह कुरैशी हार गए थे MPA, उससे पहले। अच्छा, फिर दूसरी मरतबा सोचा गया तो उस्मान बुज़दार साहब ने ये मशहूर जिस दिनों फ़िक्रा बोला था मैं सीख रहा हूँ, और उस वक़्त उन्होंने एक कहानी बेची कि मुझे वज़ीर आला मानता कोई नहीं है, कि एक तरफ जहांगीर तरीन है, एक तरफ अलीम ख़ान है, एक तरफ गवर्नर सरवर हैं, एक तरफ परवेज़ इलाही हैं, एक तरफ चीफ सेक्रेटरी हैं, और मुझे कोई मानता ही नहीं है।
इमरान खान साहब फिर लाहौर गए और उनको कहा कि भाई मानो इनको कि ये तो चीफ अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब दोबारा 2-3 महीने हुए, नाकाम हुए, कहा कि मुझे ब्यूरोक्रेसी ने, सियासी लोग नहीं मानते। फिर सियासी लोगों को, कैबिनेट को इमरान खान ने चेयर किया। फिर कहा ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती, फिर ब्यूरोक्रेसी को इमरान खान ने चेयर किया। फिर बातें चली बड़ी कि इमरान के बुज़दार साहब क्या करप्ट हैं या करप्शन हो रही है। इस पर इमरान खान साहब ने 19 एक लोगों से पता किया जो भी पंजाब से मिलने आता था। 19 में से 18 ने मुबैना तौर पे बताया कि करप्शन हो रही है। और उसके बाद फिर 3 वज़रा की इमरान खान साहब ने ड्यूटी भी लगाई कि ज़रा पंजाब पे जाएं और पता करके आएँ। उन 3 वज़रा ने रिपोर्ट भी यही दी कि काम सही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी परसेप्शन टेस्ट में फेल हो गए हम। उस्मान बुज़दार साहब अपने आप को वसीम अकरम साबित कर सकें, इस बात को मनवाने के लिए हमने देखा है कि काबीना में मुतअद्दिद बार तब्दीलियाँ हुई हैं। पंजाब काबीना में हमने ये भी देखा है कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हुई है। चीफ सेक्रेटरी 4 मरतबा तब्दील हुए, IG मुतअद्दिद बार तब्दील हुए, दूसरे सेक्रेटरी का तबादला होता रहा, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब टिके रहे। अब क्या इतलात हैं? अब क्या ये जो खबरें आ रही हैं कि कुछ PTI के अहम लोगों ने मुलाकात की है, कुछ और अहम लोगों ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और कहा है कि अब इसके आगे नहीं मामला चल सकता उस्मान बुज़दार के साथ, क्या ऐसा हुआ है और इमरान खान साहब ने जहन बना लिया कि हाँ अब तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है? जी मैं कह रहा हूँ ना कि अहम लोग जो PTI के अंदर हैं, जो PTI के बाहर हैं, सारे मिल के एक ही बात कर रहे हैं कि ये 11.5 करोड़ का 11 करोड़ का सूबा है, आपने किसके हवाले कर दिया है, क्या कर रहा है। परसेप्शन टेस्ट फेल, सियासी टीम वर्क टेस्ट फेल, ब्यूरोक्रेसी टेस्ट फेल, सेहत तालीम टेस्ट फेल, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स टेस्ट फेल, साफ शफाफ गवर्नेंस टेस्ट फेल, गवर्नेंस परफॉर्मेंस टेस्ट फेल, वादे दावे नारे टेस्ट फेल, ज़रात पे जो रिलीफ देना था वो टेस्ट फेल, साउथ पंजाब टेस्ट फेल, प्रोटोकॉल हटो बचाओ टेस्ट फेल, सादगी बचत टेस्ट फेल और तब्दीली मंशूर टेस्ट फेल। अच्छा अब दूसरी, अच्छा इसके यहाँ से बात थोड़ा सा मैं पीछे, दूसरी मरतबा जब आया तो अलीम खान साहब का सोचा जाने लगा, जब दूसरी मरतबा सोचा गया तो वो नैब अरेस्ट हो गए, तीसरी मरतबा जब सोचा जाने लगा तो उस वक्त मियाँ असलम साहब बड़े इन हुए और अचानक सामने आए, वहाँ भी सर्वाइव कर गए बुज़दार साहब। और वो सर्वाइव करने की बहुत सारी वजूहात हैं, वो एक अलग बात है। चौथी मरतबा फिर पिछली कहानियां तो हमें मालूम है ना, आगे का बताएं ना, आगे क्या होने जा रहा है, क्या तब्दीली होने जा रही है? इमरान खान साहब जहन बना चुके हैं या नहीं? अल्लाह आपका भला करे, सिर्फ इमरान खान एक रह गए हैं जिन्होंने जहन नहीं बनाया, बाकी सारे जो पंजाब की कैबिनेट है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब के इम्पोर्टेंट लोग हैं अंदर जो हैं, अभी फिर कल परसों भी बात हुई है कि सारे फंड्स तौसा शरीफ चले गए हैं, मियाँ वाली चले गए हैं, कोई नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस मरतबा काम ज़रा संजीदा है, अभी उस पर पहले से की निस्बत ज़्यादा संजीदा है। अलीम खान साहब और मियाँ असलम साहब लाइन में हैं और पीछे 3-4 लोग जो हैं वो सरप्राइज़ पैकेज भी हैं। तो इस मरतबा इमरान खान साहब ने सुना है कि कल या परसों इस पर मीटिंग करने वाले हैं और इस पे वो तो आगे जाने वाले हैं। लेकिन मामला ज्यादा संजीदा है, क्या दबाव ज्यादा है अब वजीर आजम इमरान खान पर, या इमरान खान साहब खुद ये महसूस कर रहे हैं कि डिलीवरी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है पंजाब में? जी बिल्कुल, क्योंकि सारे हरबे आजमा चुके हैं ना कि मैं सीख रहा हूँ, वो भी टाइम दे दिया, मुझे लोग नहीं मानते वो भी उनको मनवा दिया, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती वो भी कर दिया, फिर वो चीफ सेक्रेटरी नहीं मानता, 5 चीफ सेक्रेटरी, 4 IG, उसके बाद कोई 70 किस्म, फिर उसके बाद जो बुज़दार साहब के अपने भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बुज़दार साहब का जो एक कज़न पुलिस में उनके, फिर लाहौर के किसी में महकमे, फिर किसी महकमे में चले जाएं, फिर इमरान खान साहब का अपना फीडबैक, और फिर दूसरी बात यह कि 23 महीने के बाद शेप अप नहीं हो रही। आप फिर उसके बाद आटा गंदम बुरान में वो मुबैना तौर पर इन्वाल्व, चीनी बुरान में वो मुबैना तौर पर इन्वाल्व, शुगर कमीशन के सामने उनका जो तो अब इस हवाले से आप कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन बाद एक अहम मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग इमरान खान साहब किसके साथ करने लगे हैं, पार्टी रहनुमाओं के साथ या किसी और के साथ? ये 5-6 लोग हैं पार्टी के ही, और क्योंकि जो कुछ और लोग जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो और लोग तो एक अरसे से यही कह रहे हैं कि पंजाब में आपको एक अच्छा वज़ीर आला, डिलीवर करने वाला वज़ीर आला, परफॉर्मेंस वाला वज़ीर आला आपको लाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इमरान, और इसके अलावा जो एक अहम फैक्टर है जिसकी वजह से वो मौजूद है, ये भी आपको पता है, तो वो सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें अभी अगले 2-3 दिन में डिसाइड करने वाले। लेकिन उस आखिरी एक बार, उस्मान बुज़दार साहब आप
आपके अंदाज़ों से ज़्यादा चालाक हैं और अंदाज़ों से ज़्यादा अक्लमंद हैं, अंदाज़ों से ज़्यादा हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि भोले हैं, फलाने हैं, फलाने। उन्होंने बड़े आसान खूबसूरती से पत्ते खेले हैं, बड़ों बड़ों को आउट किया है, बड़ों बड़ों को साइड पे किया है। तो अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा चलता हुआ अब नज़र नहीं आता। बाकी इमरान इतनी तारीफ तो उस्मान बुज़दार के हवाले से इमरान खान साहब ने नहीं की जितनी उनकी खूबियां आपने गिना दी हैं इरशाद भट्टी साहब। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब, क्योंकि आपकी उनसे मुलाकातें होती रहती हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि अगर मैंने इस वक्त तब्दील कर दिया उस्मान बुज़दार को तो ये मेरा फेलियर कंसिडर किया जाएगा? लोग कहेंगे आप नाकाम हो गए एक वज़ीर आला लगाने में और तनकीद की उंगलियां उनके ऊपर उठेंगी। क्या ये हिचकिचाहट है उनको? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब को परवेज़ खटक साहब का था वो जिसकी वजह से एक और फिर उस्मान साहब, जो उस्मान बुज़दार साहब का रूहानी टच था वो भी था, जो बाकी पसमानदा इलाके का वो भी था। फिर उसके बाद जो परवेज़ खटक साहब का जो एक्सपीरियंस था कि एक कमज़ोर वज़ीर आला या वो जो मानने वाला वज़ीर आला हो जो कहीं अटक ना जाए, अड़ ना जाए। लेकिन अब इमरान खान साहब ये मानते हैं कि पंजाब में हमारी परफॉर्मेंस गवर्नेंस का जो लेवल होना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। उनको वो मानते हैं कि हमें पुलिस पटवार रिफॉर्म्स बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। क्या मसला ऑल्टरनेट का भी है भट्टी साहब? जैसे आपने कहा काफ लीग के तरफ से एक दफ़ा बात आ रही थी, अब काफ लीग का तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है उनकी इतनी सीट्स नहीं है। फिर साउथ पंजाब का ग्रुप वो नाराज़ ना हो जाए, पीटीआई का अगर कोई होगा शख्स जो कि नॉमिनेट किया जा सकता है तो वो कौन होगा? क्या ऑल्टरनेट ना होने की वजह से भी अब तक उस्मान बुज़दार साहब को रखा हुआ है? जी, तीसरी और चौथी मरतबा जब मैंने बताया ना कि एक मरतबा अलीम खान जब नैब अरेस्ट कर लिया और एक मरतबा जब मियाँ असलम आए तो उस वक्त मुतबादल, और आज भी सबसे बड़ा इशू यही है मुतबादल। इशू ये नहीं है कोई छोड़ के जाएगा, हुकूमत को कोई छोड़ के नहीं जाता, सही ये हमारे मुआशरों में नहीं होता। अब मुतबादल का प्रॉब्लम है, मुतबादल कौन हो, ये ना हो कि कोई PTI एज ए डिजास्टर कर जाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई मान अपनी ना कर जाए वगैरह वगैरह के, जो हाथ में भी रहे, जो काम भी करे, जो बुज़दार से बेहतर भी हो। ये भी हो सकता है कि इससे भी बुरा कुछ हो पंजाब के साथ, कोई मतलब ऐसा शख्स लगा दिया जाए जो कि इससे भी बुरा हाल हो। सर वो मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता, इरशाद भट्टी के अलावा ऐसा कोई बंदा पंजाब में नहीं है जो इतना बुरा डिजास्टर होगा। अच्छा भट्टी साहब, एक आखिरी सवाल इस हवाले से। कल भी ये खबरें आई कि PMLN का एक धड़ा उन्होंने डिनर किया, आपस में मुलाकातें की और उसी धड़े की उस्मान बुज़दार साहब से पिछले महीने मुलाकात भी हो चुकी है और 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो क्या उस्मान बुज़दार अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपना फुटप्रिंट कायम करने के लिए अब इस पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि मैं नून लीग में एक ग्रुप बनाऊं, एक फैक्शन बनाऊं जो कि मुझे सपोर्ट करे? ऑब्वियसली फ्लोर तो क्रॉस नहीं कर सकते, वो पार्टी तो नहीं क्रॉस कर सकते, लेकिन कम से कम वो मेरी हिमायत में हो। और इस हवाले से कितने कामयाब हो रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब? सर आज अगर चौधरी परवेज़ इलाही साइड पे थोड़ा सा हो जाएं और अपने वोट जो हैं चलो वो या कह दें तो उस्मान बुज़दार दोबारा तरीके इंसाफ, सारी तरीके इंसाफ उनको वोट नहीं डालेगी। जो तरीके इंसाफ के अपने मेंबर हैं वो भी वोट नहीं डालेंगे। उस्मान बुज़दार फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा, इम्पॉसिबल। ये वक्ती तौर पर हैं, वो थाना कचहरी की सियासत, वो फंड्स वाले, वो तरक्याती फंड्स वाले, ऐसा मुस्तकिल फॉरवर्ड ब्लॉक आपको बनता नहीं नजर आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे थाना कचहरी और डेवलपमेंट फंड के लिए हो सकता है कुछ लोगों ने मुलाकात की हो, लेकिन एक मुस्तकिल फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। लेकिन वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी ये रियलाइजेशन है कि पंजाब में उस किस्म की डिलीवरी नहीं है जिस किस्म की होनी चाहिए थी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वजीर आजम इमरान खान के नोटिस और हिदायत रायगा गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर की यकीन दहानियां किसी काम ना आई। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के धरने और मुजाहरे भी बेअसर साबित हुए कि इलेक्ट्रिक कराची को बिला तातुल बिजली फराम करने में पहले भी नाकाम थी और आज भी नाकाम है। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग का जो सिलसिला 22 जून को शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। बिजली की बंदिश का दौरानिया कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जबकि कुछ इलाकों में ये दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच चुका है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब अवाम की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत भी सामने आ रही है। अवाम परेशान है कि 2 माह से इनके बिलों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखा जा रहा है और अवाम की इन्हीं शिकायतों पर नैब की तरफ से भी कल ये एलामिया जारी किया गया है कि चेयरमैन नैब ने
के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक की जानिब से अरबों रुपए की ओवर बिलिंग के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है और नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया है। ओवर बिलिंग का मामला तो एक तरफ, जो मसला इस वक्त संगीन होता जा रहा है वो कराची में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का है और ये वो मसला है जिस पर वजीर आजम इमरान खान नोटिस ले चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे की बार बार यकीन दहानियां करवा चुके हैं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे के इलेक्ट्रिक पर इन तमाम बातों का कोई असर नहीं हो रहा। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी की जानिब से भी इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात दिए गए हैं। कभी फर्नेस ऑयल और गैस की कमी को लोड शेडिंग की वजह करार देते रहे तो कभी इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि वफाक की तरफ से तेल और गैस तो फराम किया जा रहा है और बहुत जल्द लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। ये दावे पिछले 2 हफ्ते से किए जा रहे हैं मगर ये मसला अब तक खत्म हुआ नहीं है। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने 26 जून को प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा में लोड शेडिंग की वजह तेल और गैस की फरामी में कमी करार दिया था, मगर साथ ही ये यकीन दहानी कराई थी कि 28 जून तक यानी इतवार को ये मामला बिल्कुल हल हो जाएगा। अगर हमें LNG और टोटल गैस मिला के आज 300 मिल जाए और 2500 टन फर्नेस ऑयल मिल जाए और टपालगुल को भी तेल मिल जाए तो ये जनरेशन नॉर्मल हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह कराची शहर में कोई तकलीफ नज़र नहीं आएगी। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आज रात से और कल शाम से ये बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह संडे से मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इंटरव्यू 26 जून को हुआ और उन्होंने कहा था कि 28 जून से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हमें तेल की फराहमी हो जाए और हमें गैस मिल जाए। इसके बाद 4 जुलाई को हमने उनके साथ इंटरव्यू किया। हमने कहा आपने दावा तो क्या था कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म हुई नहीं है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जो फर्नेस ऑयल का मामला था, जो गैस की फराहमी का मामला था, वो मामला हल हो चुके हैं। अब मसला ये है कि जो 3,200 मेगावाट से अगर ज़्यादा डिमांड होती है तो वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। जो तेल और गैस की बात थी, एक वो इशू था, वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल कोई आई विल नॉट मिस माई वर्ड्स, दैट इशू इज रिजॉल्व। हमारे पास सिचुएशन और ये है कि जब लोड जो है वो तकरीबन 3200 मेगावाट के ऊपर जाता है तो हमारे पास इस वक्त 3200 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किए, बट इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम 3200 के ऊपर नहीं जा पा रहे। 3200 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है, उससे डिमांड अगर ज़्यादा हो जाती है तो उससे ऊपर हम जा नहीं सकते। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि जो गैस का मसला था, जो तेल की फराहमी का मामला था, वो मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से हल कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद वफाकी हुकूमत के साथ जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, दोबारा गैस शॉर्टेज और फ्यूल शॉर्टेज का मसला ज़ेर बहस आया है और इसीलिए 11 जुलाई को जब मीटिंग हुई गवर्नर इमरान इस्माइल की वफाकी वजीर असद उमर साहब की के इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ, तो दोबारा ये बात सामने निकली और एक बार फिर असद उमर साहब ने ये बताया कि हम इनको मजीद गैस देंगे और मजीद इनको फर्नेस ऑयल की फराहमी की जाएगी और कल से यानी कि इतवार से यानी कि 12 जुलाई से लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। गैस सप्लाई का इजाफे का भी फैसला कर लिया गया। SSGC के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। तो जो मसला CEO के इलेक्ट्रिक हमारे प्रोग्राम में 4 जुलाई को बता रहे थे हल हो चुका है, वो दोबारा 11 जुलाई को असद उमर साहब ने बताया कि हल हो जाएगा। तो मसला क्या पहले हल नहीं हुआ था? इस पर बात करने के लिए और ये गैर एलानिया लोड शेडिंग कब खत्म होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान नूर अफशा साहबा। नूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान नोटिस ले चुके हैं, वफाकी वज़ीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिशल्स हैं उनके साथ कई मीटिंग्स कर चुके हैं और ये दावा भी कर चुके थे कि ये लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जब असद उमर साहब ने यह दावा किया उसके बाद से लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। देखिए शहजाद, 3 चीजें करने की है और मैं ये थोड़ी वजाहत शुरू भी करना चाहूंगी क्योंकि मैं आइंदा कुछ डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल करूंगी और थोड़ी एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। एक है लोड शेडिंग। देखिए, लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है और वो गर्मी के दौरान, सर्दी के दौरान होती है क्योंकि उन इलाकों में होती है जहां बिजली की चोरी होती है। जहां 80% भी बिजली की चोरी होती है वहां भी हम 16-16 घंटे बिजली प्रोवाइड करते हैं। ये नेशनल पावर पॉलिसी की एक पॉलिसी है और ये पूरे पाकिस्तान में फॉलो की जाती है।
तो लोड शेडिंग इज रिलेटेड टू बिजली चोरी। दूसरी बात है लोड मैनेजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ तब की जाती है और इसमें इलाकों की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, सप्लाई और डिमांड एक हाथ को क्रॉस कर देता है। जो आजकल की सूरत हाल है, अगर आप उसकी मैनेजमेंट की पूछ रहे हैं, वो भी मिनिमम पे रखी जा रही है और किसी भी एरिया में लोड शेडिंग और लोड मैनेजमेंट मिला के भी 8 घंटे से ज्यादा नहीं की जा रही। अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या वेदर रिलेटेड कंडीशंस की वजह से कोई प्रोलॉन्ग्ड आउटेज हो रही है तो ये लोड शेडिंग कतई नहीं की जा रही। नूर साहबा, ये जो वफाकी वजीर असद उमर साहब ने 11 जुलाई को कहा था कि 2 दिन बाद यानी कि पीर के रोज से, उन्होंने बल्कि अगले दिन कहा था कि अगले दिन से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, ये उन्होंने जब दावा किया था तो के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करके किया था या अपने तौर पे कर दिया था? देखिए, 2 पार्ट्स हैं। एक है सप्लाई और डिमांड का गैप। सप्लाई लाइन को इंश्योर करने का ये प्रोसेस था कि फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी हो, जिसमें गैस अवेलेबल हो और फर्नेस ऑयल अवेलेबल हो और गैस का प्रेशर हो, वो वफाक की कमिटमेंट थी जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी और वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर सपोर्ट। दूसरा पार्ट है डिमांड। ये एक मूविंग टारगेट है और ये ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस के साथ चेंज होता रहता है। अगर मैं आज और कल की बात करूं तो कराची की पीक डिमांड ने 3600 मेगावाट क्रॉस कर लिया है और ऑब्वियसली जब इस पीक को क्रॉस करेगा तो डिमांड का गैप भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रेंट्स होते हैं। और एक बात और है कि अगर हम बात करें कैनप के 60 मेगावाट, वो भी अभी तक सिस्टम में दोबारा ऐड नहीं हुए। और हमारे अगर विंड पावर की भी बात करें, ये भी एक सप्लाई ऐसी है जो वेरी करती है विंड के प्रेशर के साथ। तो ये कुछ वेरिएबल इनपुट्स भी हैं सप्लाई की चेन के अंदर जिसका एक इम्पैक्ट होता है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरियाज जो मुस्तस्ना हैं उनको एग्जेम्प्ट रखें। और ये बात मैं ऐड भी करना चाहूंगी कि रेजिडेंशियल रहायशी सार्फिन को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम सनती शोबे पर रात को लोड मैनेजमेंट करते हैं ताकि रात के दौरान हमारे तमाम रहायशी सार्फिन को रिलीफ मिले, जबकि इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट इम्पैक्ट है जो कि के इलेक्ट्रिक एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए, जो के इलेक्ट्रिक की कोशिश है मेरे ख्याल से वो 22 जून के बाद से अब तक आवाम को नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने बार बार दावे किए हैं, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ने दावे किए, वफाकी हुकूमत दावे कर चुकी है, वो मसला हल नहीं हुआ है। कभी आप लोग कहते हैं फर्नेस ऑयल नहीं है, कभी आप लोग कहते हैं गैस की शॉर्टेज है, कभी आप कहते हैं कि डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। आपको चाहिए कि आप कंज्यूमर को फैसिलिटेट करें, आपका काम है उनको बिजली देना, क्योंकि आप उनसे पैसे लेते हैं। आप जब ये नहीं दे पाते तो आपसे शिकायत होती है और उनकी शिकायत बजा है। हुकूमत भी दावे करती है कि हम ये मसला हल करेंगे, लेकिन हल हो नहीं रहा। तो अब क्या करें? मतलब यही हालात अगर मौसम के रहे तो इसी तरह लोड शेडिंग होती रहेगी, के इलेक्ट्रिक कुछ नहीं कर सकता इस हवाले से। शहजाद, आप ये बात वाकई सही कह रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है कि हम सर्व करें अपने सार्फिन को। और वाकई ये जो एक करंट सिचुएशन है ये हमारे लिए भी उतनी ही चैलेंजिंग है और वाकई माजरत ख्वाह भी हैं अपने सार्फिन के साथ। वी नेवर वांटेड दिस। और वाकई मैं श्योर ये भी करना चाहती हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसे एड्रेस करें। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से बात करूं, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि हमने कोशिशें क्या की हैं। हमने इन्वेस्टमेंट की है ताकि नई जनरेशन कैपेसिटी आए, 900 मेगावाट का प्लांट आए। अगर पिछले 2 सालों को मैं उठा दूं ना तो के इलेक्ट्रिक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 22 अरब के लगभग है और उसके एवज जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ताकि बिजली की सप्लाई में बेहतरी आए वो लगभग 80 अरब है। यानी कि हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से भी ज्यादा अमाउंट कराची की पावर सप्लाई में इन्वेस्ट किया है और इसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। कुछ ताखीरें थीं जो पहले हो गई, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हमारे डिले हो गए, उनको टाइम पे अप्रूवल्स नहीं मिली जो रिक्वायर्ड थी। हाँ, लेकिन जब मुल्क में जब बिजली जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए कारखाने लग रहे थे, कैपेसिटी बढ़ाई जा रही थी, तो आप लोगों ने अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया। अब आप कहते हैं कि हमें नए ग्रिड स्टेशन लगाने पड़ेंगे अगर हमने नेशनल ग्रिड से मजीद बिजली लेनी है। तो ये टाइमली नहीं हुआ ना, ये इन्वेस्टमेंट टाइमली नहीं हुई, वरना आपके पास कम से कम ग्रिड स्टेशन तो होता बिजली लेने के लिए नेशनल ग्रिड से। शहजाद, आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। एग्जैक्टली यही था। हमने 2015-2016 से ये प्रोसेस इनिशिएट कर दिया
कि हमें अप्रूवल्स मिले हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के। देखिए, हम एक बिजनेस प्लान बनाएंगे, उस बिजनेस प्लान के साथ फाइनेंसिंग अरेंज करेंगे, उसके प्रोजेक्शंस करेंगे। हमने अपने एंड से ये प्रोसेस किया, लेकिन ये हम आइसोलेशन में नहीं कर सकते। हमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स दरकार हैं, हमें वफाक से अप्रूवल्स दरकार हैं ताकि ये हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन अप्रूवल्स में पिछले सालों में 2015-2016 में कुछ डिलेज आए, जिसकी वजह से ये पावर प्रोजेक्ट भी डिले हुए। पावर प्रोजेक्ट डिले हुआ, आपको आप कहते हैं कि अप्रूवल आपको नहीं मिला। मैं बात करूं कि सिस्टम को अगर आप अपग्रेड कर लेते तो इस वक्त जो इजाफी बिजली वफाक के पास, नेशनल ग्रिड के पास मौजूद है, वो भी सिस्टम में आपको दी जा सकती थी, लेकिन आपके सिस्टम में वो कैपेसिटी नहीं है, वो ग्रिड स्टेशन आप कहते हैं कि नहीं है जिससे हम वो बिजली मजीद ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त कम रह जाएगा, वरना मैंने इस ओवर बिलिंग के हवाले से भी बात करनी थी, बट उस पर भी हम बात करेंगे आइंदा प्रोग्राम में। फिलहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। कराची में लोड शेडिंग पर ऑपोजिशन भी हुकूमत पर तनकीद करती आई है। ये तनकीद हमने नेशनल असेंबली में भी देखी, और 4 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो लोड शेडिंग है उसका इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर लगाया, और उन्होंने एक FIA की रिपोर्ट भी सामने रखी। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट FIA की है, जिसमें ये कहा गया है कि अबराज ग्रुप को और आरिफ नकवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फैसिलिटेट करती है, उनका मुकमुका है और उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये FIA की रिपोर्ट जो है इसको पढ़ना ज़रूरी है। PTI का अपना, FIA का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का ATM, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान ATM, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से वो चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आपने पढ़ना है कि किस तरीके से आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का, PTI का मुकमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं, अरबों रुपया का प्रॉफिट है और आपका गैस चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे आपको ये रिपोर्ट पढ़नी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि FIA की इस रिपोर्ट में वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अबराज ग्रुप का मुकमुका है। अब ये FIA की रिपोर्ट का हवाला कर रहे थे। ये FIA की रिपोर्ट उस वक्त बनाई गई थी, उस वक्त इन्वेस्टिगेट की गई थी जब FIA के सरबरा बशीर मेमन थे, DG बशीर मेमन साहब थे DG FIA। उस वक्त ये रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेट की गई थी, ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी। और बशीर मेमन साहब का एक बैकग्राउंड है, जब फेक अकाउंट केस में तहकीकात हो रही थी, GIT बनाई गई थी, FIA भी उसका हिस्सा थी, तो उस वक्त इन्हीं बशीर मेमन साहब पे तनकीद होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ये कहा जाता था कि हमें एतमाद नहीं है DG FIA बशीर मेमन पर, क्योंकि वो हमारे मुखालफिन के साथ हैं, उनका भाई हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, वो जानिबदार हैं, वो गैर जानिबदार तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे। इसलिए अदम एतमाद का इजहार एक नहीं कई मौक़ों पर किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बशीर मेमन साहब पर। इस पे भी एतराज़ किया था JIT की कॉम्पोजिशन पे। इस पॉइंट पे एतराज़ किया कि एक इंडिविजुअल जो FIA का हेड है, ये पोलिटिकली बायस्ड और मैलिफाइड ही है, इसलिए एक साहब का भाई हमारे खिलाफ इलेक्शंस में लड़ रहा है सिंध में। So it explains why this case got this prominence, was formed in this way. JIT की रिपोर्ट जो है वो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने बनाई है, तो डे वन हम ऑब्जेक्ट करते रहे कि बशीर मेमन जो है वो हमारे साथ उसके अनाद रखता है, वो अपने दिल में हमारे। जब JIT और FIA तहकीकात कर रहा था जाली अकाउंट्स केस में, तो बाकायदा पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी और ये कहा था कि जो DG FIA हैं बशीर मेमन, वो हमारे खिलाफ हैं, वो सियासी मुखालफिन के साथ मिलकर हमारे खिलाफ ये रिपोर्ट बना रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को हम तस्लीम नहीं करते हैं। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था। लेकिन यही इदारा FIA, इसके सबरा बशीर मेमन थे जिस वक्त ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से रिपोर्ट बनाई गई थी, और इसको आज पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि रिपोर्ट पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि जब बात अपने खिलाफ थी, जब रिपोर्ट अपने खिलाफ आई थी तो उस वक्त अदम एतमाद का इजहार किया। आज जब यही FIA की रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो कह रहे हैं कि उसमें उनके खिलाफ चार्जशीट है, तो उस पर एतमाद का इजहार भी किया जाता है, उस पर बात भी की जाती है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बशीर मेमन उस वक्त भी FIA के सरबराह थे जिस वक्त तहकीकात हो रही थी जाली अकाउंट्स केस में, आप लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया, आप लोगों ने बाकायदा एक मुहिम चलाई और कहा ये हमारे सियासी मुखालफिन में से एक है।
आज वही FIA तहकीकात करता है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से। उस वक्त भी सरबराह बशीर मेमन साहब थे, लेकिन क्योंकि इसमें आप कहते हैं कि PTI के हवाले से कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो आप उस रिपोर्ट को मानते भी हैं, उस रिपोर्ट पर एतमाद भी करते हैं और कहते हैं कि रिपोर्ट पढ़नी भी चाहिए। ये क्या वजह क्या है इसकी? शरद, एक तो जब हमने ये बात कही थी तो हमने उसके रीजंस बताए थे कि क्यों हमें उन पर एतमाद नहीं है। दूसरी एक और चीज़ आपको याद करा दूं कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हो गई और केयर टेकर सेटअप आ गया तो SHOs से लेके IG तक सब तब्दील हो गए थे सिवाय DG FIA के। और हमने उस वक्त भी कहा कि जब सारे तब्दील हुए और इंतखाबात हो रहे हैं तो बराए मेहरबानी इनको भी तब्दील किया जाए। लेकिन साकिब निसार साहब ने किस केस की बुनियाद पर उनको नहीं छोड़ा कि असगर खान केस की वो पता नहीं तहकीकात कर रहे हैं और कुछ इस हवाले से उनको नहीं चेंज किया, तो उनको नहीं हटाया गया। तो अगर हम एतराज़ कर रहे थे तो उसके रीजन से, और वो हमने सबके सामने भी रखे। लेकिन अगर किसी और केस में उन्होंने तहकीकात की हैं तो फिर एतराज़ किसी और को होना चाहिए था। तो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया कि PTI की लीडरशिप की तरफ से या किसी और की तरफ से उनके ऊपर इतनी दलील के साथ कोई वजन वाला कोई एतराज़ उनकी तरफ आया हो। जब किसी ने एतराज़ नहीं किया है तो एक रिपोर्ट तो है। इस बात पे सईद गनी साहब, आपकी पार्टी एक पूरी मुहिम चलाए कि बशीर मेमन साहब के भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, GDA के वो नुमाइंदे हैं, आपके कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, महज इस बात पे ये कैंपेन चला देना कि वो जानिबदार हैं, क्या ये बात सही है? किसी की साख पे सवाल उठा देना सिर्फ इसलिए कि उसका भाई आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है? क्योंकि यही बशीर मेमन साहब हैं, जब ये सरबराह थे एक और रिपोर्ट बनी जिसमें जिस रिपोर्ट के हवाले से आप कहते हैं कि एक चार्जशीट है, इसमें मुकमुका का जिक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अबराज ग्रुप के दरमियान। देखिए, जब ये DG FIA लगे थे और जब ये जो फेक अकाउंट्स वाला केस इनके पास गया तो मेरा ख्याल है कि ये हर उस शख्स का हक होता है कि जो तहकीकात आपके मुतल्लिक कर रहा है और आपके पास कोई ऐसे ठोस वजूहात हैं तो आप उन पर एतराज़ कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा था कि FIA से ना करवाएं, हमने तो कहा था कि बशीर मेमन को ना लगाएं, किसी और को लगा के करवा लेते। लेकिन अब अगर इस रिपोर्ट को उसके साथ आप जोड़ रहे हैं तो मेरे भाई मुझे ये बताइए कि क्या PTI की जानिब से कोई ऐसा एतराज़, कोई ऐसी वजह है उनके मुतल्लिक कि जी हमारे मुतल्लिक ये बाइस हो सकते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल है। PTI तो बाइस नहीं कह रही है उनको, बाइस तो आप लोगों ने कहा था ना उनको। आप अगर उस रिपोर्ट को कंपेयर कर रहे हैं उस जाली अकाउंट केस के साथ जो वक्त के साथ साथ साबित हो रहा है कि गलत था, और अगर एक उस पर DG FIA ऐसा लगाया गया जिसके मुतल्लिक हमें ये था खदशा और हमने बार बार खुलकर कहा कि इनका, और ये फैक्ट है कि इनका भाई इलेक्शन हमारे सामने लड़ा और जब केयरटेकर सेटअप आया तो तमाम लोग तब्दील हो गए, इनको तब्दील नहीं किया गया, तो जाहिर है कि हमारे पास वैलिड रीजन से एतराज़ उठाने के। लेकिन अब उसका मतलब यह है कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी और चीज़ पर भी एतराज़ न करें। हमने तो इनकी तैनाती इसलिए की एतराज़ किया था कि उनके भाई हमारे मुखालिफ थे। आपका एतराज़ ये था कि वो GDA के कैंडिडेट हैं, आपका एतराज़ ये था कि हमारे सियासी मुखालफिन के साथ हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वो खिलाफ हैं। अगर ऐसा होता तो वो ये शायद रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आप सामने लेकर आए हैं उस रिपोर्ट में ये तो जिक्र ना करते जो इस रिपोर्ट में हुए हैं। आपको ये कहने का मौका ना मिलता कि इलेक्ट्रिक और PTI की हुकूमत के दरमियान मुकमुका है। अगर वो बायस्ड होते तो फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो रिपोर्ट ना लिखते कोई। शहजाद, अभी मेरा ख्याल है कि इसका जवाब तो या तो PTI से ले लें या बशीर मेमन से ले लें। एक चीज़ है, और ये बात खुफिया तो नहीं, अगर बशीर मेमन के जो ये FIA ने रिपोर्ट बनाई है अगर उसमें ना लिखते कि जी जफर आरिफ नकवी साहब का इनसे कोई ताल्लुक है तो क्या बात खत्म हो जानी थी? आरिफ नकवी का ताल्लुक PTI के साथ तो बिल्कुल साबित है, तयशुदा है, वो रिकॉर्ड पर है। और इमरान खान सिर्फ रेहान खान की किताब की बात नहीं है, इमरान खान खुद कई लोगों के सामने ये कह चुके हैं कि वो मुझे इलेक्शन में पैसे दिए उन्होंने, और बहुत ज़्यादा पैसे दिए, और इसका हमें ख्याल करना है। तो ये तो रिकॉर्ड की बात है। इनकी अहम इजलासों में, मीटिंग्स में आरिफ नकवी साहब का एक बड़ा किरदार रहा है, वो अटेंड करते रहे मीटिंग्स। जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद वो रेफरेंस में इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम देते हैं। और PTI ने जो ये सारा ड्रामा किया एहतजाज करने का भी, वो भी सब यही एक तरीक़ेकार था कि अपने आप को लोगों की नज़र में बेहतर दिखाएं। देखिए, फिर आप एक ऐसे शख्स की साख पर सवालात उठा रहे हैं जो कि आप कहते हैं कि PTI के दौर में DG FIA थे, उन्होंने रिपोर्ट लिखी और जो हकायक थे उन्होंने उस रिपोर्ट में लिख दिए, तो वो शख्स बायस हो सकता है या नहीं हो सकता? आप लोग तो कहते रहे, जब वो आपके खिलाफ रिपोर्ट आई तो आपने कहा ये शख्स बायस है। आज अगर वो रिपोर्ट आप कहते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ है तो आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और कहते हैं कि आप देखें ये रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है आपके लिए, यानी कि आप उसको सच मान लेते हैं, आप उस पर एतमाद करते हैं। मुझे सच्ची बात है, आपकी मंतक बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि भाई अगर पीपल्स पार्टी ये बता रही है, साबित कर रही है कि भाई उनका जो भाई है वो हमारा मुखालिफ है और ये इलेक्शन में अपने भाई के लिए काम करते रहे हैं। सिर्फ भाई का मुखालिफ होना इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि वो शख्स बायस्ड होगा और आपके खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में एक पूरी चार्जशीट बना देगा। मेरी एक गुजारिश सुने, अगर मेरा मुकदमा किसी अदालत में भी जाए
और मैं अदालत के सामने ये कह दूं कि जैसा मुझे आप पर एतमाद नहीं है, आप मेरा केस किसी और को भेज दें, तो भेज दिया जाता है भाई। ये हर उस शख्स का हक है जिसके खिलाफ कोई शख्स कार्रवाई कर रहा हो, कोई तहकीकात कर रहा हो, कोई मुकदमा चला रहा हो। हमारा एक हक था, हमने उसका इस्तेमाल किया, नहीं माना गया। मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूं कि यार सारे SHO पूरे मुल्क के तब्दील हो गए, तपेदार तब्दील हो गए, मुताखा तब्दील हो गए, लेकिन DGFI उसमें भी तब्दील नहीं हुआ। तो हमारे पास मेरा ख्याल है कि हमें ये बात साबित करने के लिए हमारे पास रीजंस था, और हमने ये नहीं कहा था कि तहकीकात मत करवाएं। हम सिर्फ एक आदमी पर एतराज कर रहे थे, उन्होंने नहीं हटाया, करवा ली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।